हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लाइट के बारे में पढ़ा है। ये चैप्टर एक तरह से लाइट का एप्लीकेशन है। दैट इज चैप्टर 10, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। सो एप्लीकेशन का मतलब क्या है? जो भी हम लोगों ने नॉलेज गेन किया लास्ट चैप्टर में, इट वाज लाइक अ थियोरेटिकल कंसेप्ट। उसको कैसे हम लोग अपने रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं उसके बारे में समझना है। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन सब के बारे में। रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। मान लीजिए ह्यूमन आई को अगर हम लोग कंसीडर करें, सो वी आल्सो डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्शन, इमेज फॉर्मेशन, लेंस का कंसेप्ट, ऐसे कई सारे लास्ट में हम लोगों ने इन सब कंसेप्ट को डील किया। जैसे ह्यूमन आई की अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन आई, तो इंसान की आंखों में भी लास्ट क्लास के लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था कि इंसान की आंखों में भी एक लेंस की तरह होता है ना, और पीछे होता है रेटिना लाइक स्क्रीन। अब लाइट इधर से आ रहा है, लाइट किधर से आ रहा है? लाइट आ रहा है आपका इस साइड से। लाइट इधर से आ रहा है किसी ऑब्जेक्ट को लेकर, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू। और ये लाइट क्योंकि यहां पे रिफ्रैक्ट करेगा, रिफ्रैक्ट का मतलब बेंड करेगा लाइट को, तो ये लाइट को क्या करता है? बेंड करता है। और एक और रे हम लोग पिक करते हैं, मान लीजिए एकदम सेंटर से इसके पास हो रहा है, तो वो जाके हिट किया यहां पर। या अगर मान लीजिए यहां से आया तो ये इस तरह से, तो ये फोकस ये एंश्योर करता है जो इमेज फॉर्मेशन ऑन रेटिना, इसके कारण जो है लोगों के विजुअल्स बन पाते हैं। अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंसेप्ट को पढ़ा था कि कैसे इमेज फॉर्म होता था, यानी यहाँ पे कैसा इमेज बनेगा, रियल, इन्वर्टेड, इन सब चीजों को भी। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है तो उसका कैसा इमेज बनेगा? एक तो यहां से लाइट गया है, यहां पे आगे आप फॉरवर्ड कर दो, फिर एक रे आप यहां से पिक करो, तो कहीं ना कहीं इमेज कैसा बनेगा? क्योंकि ये स्क्रीन पे बन रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड। सिमिलरली आईज के अंदर भी जो इमेज फॉर्मेशन होता है रेटिना पे, वो कैसा होगा? रियल होगा एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड। अब हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था थोड़ा सा कि कभी कभी क्या होता है कि बीमारियां होने लगती हैं, कई सारे डिजीज। तो डिजीज में क्या होता है कि ये रेस मर्ज होकर पहले ही अगर बनने लगे, फोकस पॉइंट, इट इज काइंड ऑफ फोकस पॉइंट। फोकस का मतलब फोकस पॉइंट, वो पॉइंट जहां पे रे ऑफ लाइट जो है मर्ज करे। कहां पे? मर्ज रेज ऑफ लाइट का जो रे है वो मर्ज करे। ठीक है, अब मान लीजिए फोकस ये बनने लगा यहां पर, तो हम लोग कोशिश करेंगे ना एनी हाउ कि ये यहां से यहां बने, तभी तो हमें क्लियर दिखेगा, अदरवाइज ब्लर्ड दिखेगा। तो ऐसे डिजीज को बोला जाता है मायोपिया। ठीक है, और कुछ सिचुएशन में कभी कभी क्या होने लगता है, ये इसके पीछे बनने लगता है, फोकस पॉइंट इसके पीछे लाई करने लगता है। ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते थे हाइपर मेट्रोपिया।
ओपिया ओपिया जहां पे भी दिखेगा आपको एक तरह से वो ऑप्टिकल रिलेटेड इश्यू ही है। और एक थर्ड होता है एज रिलेटेड इश्यू भी, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे आज भी। एज रिलेटेड इश्यू भी, एज रिलेटेड डिजीज को भी देखने को मिलता है जो एज के साथ होने लगता है ना, उसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया। एज के साथ मसल्स जो है उस तरह से रिफ्लेक्ट, सी जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने किसी, जैसे हम लोग सराउंडिंग में देख रहे हैं, तो कोई मान लीजिए एक व्यक्ति यहां पे, अचानक से आपको एक व्यक्ति यहां पे देखना पड़ा। अब जब यहां पे जो व्यक्ति, ये सोच के देखो, इसका तो मान लीजिए यहां कहीं बन रहा है ना, ये फोकल लेंथ है, और इस वाले के लिए यहां पे बन रहा है। सो डिफरेंट फोकल लेंथ, यानी कि कंटिन्यूअसली आईज को किस तरह से बिहेव करना रहता है कि एक पल के लिए जब मैंने नजदीक की चीजों को देखा तो मेरा फोकल लेंथ एडजस्ट हुआ, एक पल के लिए जब मैंने दूसरी दूर की चीजों को देखा तो हमारा फोकल लेंथ क्या होता है, कंटिन्यूअसली फोकल लेंथ कंटिन्यूअसली एडजस्ट itself to see near and distant object। जो भी पास में कोई सामान है, कोई इंसान है और कोई दूर है, अचानक से आप इसको देख रहे हो फिर दूर वाले को देख रहे हो, तो कैसे वो फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। यही बेसिकली होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेट करना मतलब जगह देना, एकोमोडेशन। तो ये अपने आईज को इस तरीके से बिहेव करता है कि चीजों को क्लियर देख सके, ठीक है। अब एज के साथ ये होता कैसे है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ मसल्स। धीरे धीरे एज के साथ जो है ये रिफ्लेक्शंस कम हो जाते हैं, तो जिसके कारण जो है प्रॉब्लम आने लगता है। खैर आगे हम लोग आइज के स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल फिनोमिना जो भी है ये सब चीजें, तो और भी क्लियर होगा। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये डिजीज भी पढ़ेंगे, कैसे इसको क्योर किया जा सकता है लेंस के थ्रू, जैसे स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, स्पेक्टिकल छोड़ो, ग्लासेस लगाते हैं, उससे सॉल्व हो जाता है। इस वाले केस में खासकर एजेड, इन लोगों का दोनों ही विजन डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि नियर की चीजों को देखने में भी प्रॉब्लम होता है और दूर की चीजों को भी देखें। तो यूजुअली आप देखोगे कि जैसे एजेड पर्सन होते हैं उनके जो ग्लासेस होते हैं वो कुछ ऐसा होता है, यहां पे एक सर्कल टाइप का बना आपको फील होगा। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली मायोपिया को सॉल्व करता है और ये हाइपरमेट्रोपिया को, ठीक है। उल्टा बोल दिया, अभी क्लियर हो जाएगा, छोड़ो, ठीक। मायोपिया का मतलब ये है कि आपको दूर की चीजों को देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये आपका, हाँ, ये आपको हाइपरमेट्रोपिया, ये मायोपिया, दूर की चीजों को देखने में दिक्कत होता है, और हाइपरमेट्रोपिया में पास की चीजों को देखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बाकी जो दूर की चीजें वो क्लियर विजन होता है। तो इस तरह से ग्लासेस भी देखने को मिलता है। गुड, तो ये तो हम लोग ह्यूमन आई में डिस्कस करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, कंसेप्ट यही है, हमें बस आई का स्ट्रक्चर समझना है और डिजीज के बारे में अगर कोई मैंने मिस्टेक कर दिया होगा बताने के लिए तो उस टाइम पे हम लोग करेक्ट कर लेंगे, जब पूरा फोकस्ड वे से एक एक को डिस्कस करेंगे। नाउ कलरफुल वर्ल्ड में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे रेनबो के बारे में, रेनबो के बारे में। सो बेसिकली रेनबो के अंदर होता क्या है, छोटे छोटे वाइट टाइनी वाटर पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी वाटर पार्टिकल्स, और यही ज्यादा डिटेल में नहीं रहेगा, थोड़ा सा यही रहेगा, बट आगे डिस्कस करें। वाटर पार्टिकल्स होते हैं, इस एक पार्टिकल के अंदर दो तीन चीजें देखने को मिलता है। एक तो वाटर पार्टिकल अपने में ही ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसके अंदर लाइट एंटर कर सकता है, मींस देयर इज ए रिफ्रैक्शन। तो अगर किसी मीडियम के थ्रू लाइट एंटर किया तो देयर इज ए चांस कि उसके अंदर बेंडिंग ऑफ लाइट होगा। पहला चीज, जब ये एंटर हो गया, अंदर एंटर हो गया, तो आपको देखने को मिलेगा डिस्पर्जन
डिस्पर्जन, डिस्पर्जन देखने को मिलता है ना। डिस्पर्जन में क्या होता है? डिस्पर्जन में स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन डिफरेंट वेवलेंथ, या अगर मान लो कोई व्हाइट लाइट है, उसके अलग अलग कलर में चेंज होना, ब्रेक होना। एंड थर्ड हमें देखने को मिलता है, जब ये सारे के सारे अलग अलग ब्रेक हो गए, उसके अंदर फिर ये अंदर ही रिफ्लेक्ट करते रहते हैं। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, जिसके कारण हमें कलरफुल अपीयरेंस फील होता है। ठीक है, कलरफुल अपीयरेंस फील होता है। नाउ ये चीज तो हम लोग डिस्पर्जन में पढ़ेंगे। हम लोग इसके अलावा प्रिज्म के बारे में समझेंगे थोड़ा सा। प्रिज्म कैसे ये लाइट को डिस्पर्स करती है, लाइट को डिस्पर्स करती है ना। डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ेंगे प्रिज्म के अंदर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी वन टॉपिक अबाउट कैसे स्काई हमारा ब्लू है, ब्लू स्काई, स्काई ब्लू। इसमें हम लोग समझेंगे स्कैटरिंग के कंसेप्ट को, स्कैटरिंग के कंसेप्ट को। सी, जब लाइट डिस्पर्स होता है तो अलग अलग वेवलेंथ, जैसे एग्जांपल के लिए जो सबसे स्मॉल वेवलेंथ है, सबसे स्मॉल वेवलेंथ वो आपका हो जाता है वायलेट या ब्लू कलर कह लो। ब्लू कलर का सबसे स्मॉल वेवलेंथ होता है, और सबसे लार्ज वेवलेंथ होता है रेड कलर का, रेड कलर का। स्कैटरिंग अकर्स मोर, स्कैटर सबसे ज्यादा किसके साथ होता है? स्मॉल वेवलेंथ के कारण, जिसका स्मॉल वेवलेंथ है। सी, स्कैटरिंग का मतलब हर एक डायरेक्शन में बिखर जाना। ठीक है, ऐसे समझो आप। तो ब्लू कलर को ये सबसे ज्यादा बिखेरता है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करता है सराउंडिंग में हर तरफ। दैट इज द रीजन ब्लू कलर हमें ज्यादा अपीयर करता है। ठीक है, हमें क्या करता है? ब्लू कलर स्काई देखने को मिलता है। ठीक, तो ये हमारा ओवरऑल चैप्टर हम लोग जो डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एंड इट्स अ टोटली एप्लीकेशन ऑफ व्हाटएवर वी हैव स्टडी। जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था उसी का एक तरह से ये एक्सटेंशन है। तो छोटे छोटे कंसेप्ट देखने को मिलेंगे, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको पहले मिटाते हैं और ह्यूमन आईज का जो भी स्ट्रक्चर है पहले उसको समझते हैं। दी ह्यूमन आई। सो नो डाउट हमारी आंखें एक तरह का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, और इसका होल स्टोरी कहीं से स्टार्ट होता है तो लेंस से ही। तो आई के अंदर एक होता है लेंस, जहां से क्या होगा, जहां से लाइट पास होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होता है। सो लेंस, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है, लेंस करेगा क्या? यहां से लाइट क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। लाइट इसके पहले ही रिफ्लेक्ट करता है वैसे कॉर्निया पे, लेकिन हम लोग पहले इस पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं। लाइट यहां पे क्या करता है? रिफ्रैक्ट करता है। ठीक है, अब इस लेंस को आई के अंदर कोई प्रोटेक्ट करता होगा या फिर कोई होल्ड करके रखता है। तो इस लेंस को के ऊपर एक होता है सिलियरी मसल। क्या होता है? सिलियरी मसल। सो दिस इज सिलियरी मसल, और इसको क्या कर रहा है? साइड से सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, सिलियरी मसल क्या करता है? लेंस के कर्वेचर को कंट्रोल करता है। और जो हमारा लेंस होता है ये होल्डेड बाय सस्पेंसरी लिगामेंट।
मतलब समझो अभी आप पहले इन सब चीजों को रिलेट कर ले। लिगामेंट एक तरीके का फाइब्रस टिश्यू है, एक तरह का टिश्यू है, हार्ड होता है। तो जब भी सिलियरी मसल अगर रिलैक्स हुआ, अगर ये रिलैक्स हुआ, ठीक, तो इसके पीछे जो लगे रहते हैं कंट्रोल करने के लिए सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये क्या करते हैं, इसको खींच लेते हैं, टाइट कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसमें टेंशन क्रिएट कर देते हैं। टेंशन तो वैसे रहता ही है, ये कहीं से भी लूज नहीं पड़ता है, ये इसको जो है और ज्यादा, इससे क्या होता है, अगर रिलैक्स हुआ तो जो लेंस है, लेंस हमारा थिन हो जाता है, थिन हो जाता है। थिन होने का मतलब क्या हो जाता है, कर्वेचर, लेंस का जो है कर्वेचर वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। अब सोच के देखो, एक ये लाइट है, ये लेंस है, यहां से लाइट आया तो ये मैक्सिमम जो है रिफ्रैक्ट करेगा, तो यहीं पे फोकल लेंथ बन जाएगा। यही अगर हमने लेंस को क्या कर दिया, थोड़ा सा पतला कर दिया, ये कर दिया, तो ये ऑलमोस्ट लाइट जो है सीधे जाने की कोशिश करेगा, बहुत कम ही रिफ्रैक्ट होगा। अगर कम रिफ्रैक्ट होगा तो आगे जाके मर्ज करेगा। तो जिसके कारण हमारा क्या होता है, फोकल लेंथ इंक्रीज होता है। और ये हमारे बॉडी मतलब आई के अंदर यही चीजें होता है। कभी चीजों को हमें दूर दूर की चीजों को देखना रहता है, कभी नजदीक की चीजों को, तो वही फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, यही फोकल एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ, यही एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। अभी शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस भी कर लेंगे अलग से, ठीक है। अपोजिट इसका, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो जो लेंस है ये थोड़ा सा थिक अपीयर करेगा, तो ज्यादा इसका जो कर्वेचर है वो ज्यादा होगा, और ज्यादा से ज्यादा ये फोकस करेगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा रिफ्रैक्ट करेगा लाइट को। रिफ्रैक्ट करने का इसका फोकल लेंथ जो है क्या करेगा, कम हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहां से जो लाइट एंटर कर रही है, ये पड़ती किस पे, इमेज कैसे माइंड में बनेगा, ये पड़ती है रेटिना के ऊपर। क्या होता है, रेटिना एक तरह का क्या है, हमारा स्क्रीन है, जहां पे इमेज फॉर्म होता है, इमेज फॉर्म होने का काम करता है। इसके इमेज को बनाना है ना, उन जो सिग्नल है उसको भेजना माइंड में, ये करने वाला काम होते हैं, दो सेल्स होते हैं जिसका नाम है कोन्स एंड रॉड सेल्स। ये सेल्स होते हैं। अब ये कर क्या रहे हैं, ये दो काम कर रहे हैं, एक तो इमेज फॉर्म करना, दूसरा ऑप्टिक नर्व को, ऑप्टिक सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना, और फिर फर्दर इसको सेंड करना। तो रेटिना का मेजर रोल है, रेटिना पे ही यही स्क्रीन है जिसके ऊपर हमारे जो भी हम लोग चीजों को देखते हैं उसका इमेज फॉर्म होता है। अच्छा, इमेज कैसा फॉर्म होगा, क्लियर है, इमेज किस तरीके का होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। हर एक इमेज हमारा क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। नाउ हम लोग चाहेंगे कि इस पूरे आई बॉल के अंदर कहीं से भी, अब देखो कोई भी सरफेस ऐसा होता है तो ये रिफ्लेक्ट भी करता है ना, तो रिफ्लेक्शन ना हो, अगर रिफ्लेक्शन होगा तो हमारा विजन जो है ब्लर्ड हो जाएगा। तो टू अवॉइड रिफ्लेक्शन, इसमें इसके जस्ट ऊपर एक लेयर होता है, देयर इज ए लेयर, मिडिल लेयर कह लो, मिडिल लेयर, जिसको बोला जाता है कोरोइड। क्या बोला जाता है, कोरोइड। तो ये बेसिकली ब्लैक पिगमेंट्स होते हैं, ब्लैक पिगमेंट्स आई के अंदर, रेटिना में ब्लैक पिगमेंट्स होते हैं।
जो किसी भी तरीके के रिफ्लेक्शन को अवॉइड करते हैं, जो अवॉइड करते हैं रिफ्लेक्शन। बाहर का कोई साउंड आ रहा है तो प्लीज उसके लिए सॉरी। तो ये किसी भी तरीके के रिफ्लेक्शन को अवॉइड करते हैं ताकि हमारा विजन क्लियर हो सके। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे रेटिना में ही एक पोजीशन और एक पॉइंट होता है विद इन रेटिना, जिसको बोलते हैं फोविया, फोविया सेंट्रलिस, ऐसा कुछ है, सेंट्रलिस, फोविया सेंट्रलिस। अभी इसका रोल क्या होता है? फोविया सेंट्रलिस ये वो पोजीशन होता है जहां पे शार्प इमेज फॉर्म होता है, इमेज फॉर्मेशन मींस यहां पे डिटेल्ड विजन जो है कैप्चर करने का काम करता है, डिटेल्ड विजन कंटेन करता है। और इसी यही पॉइंट होता है जिसके हेल्प से हम लोग रीडिंग वगैरह जैसे काम को करते हैं, रीडिंग वर्क, या जहां पे हमें मोर कंसंट्रेशन करना रहता है तो ये हमारा फोविया सेंट्रलिस ही होता है, जिसपे हम लोग, जिसके हेल्प से हम चीजों पे ज्यादा फोकस मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है ना, हम लोग ये नहीं चाहते कि हमारा जो है ये कोलैप्स कर जाए, यानी कि जो ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर है ये खाली पड़ा रहे, तो इसके अंदर हम लोग फिल करते हैं, इसके अंदर फिल्ड होता है एक फ्लूइड टाइप का स्ट्रक्चर, फ्लूइड होता है, फ्लूइड जिसको बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। नाउ विट्रियस का मतलब होता है ग्लास, ग्लास कह लो, क्लीन कह लो, ह्यूमर रिप्रेजेंट करता है फ्लूइड को, फ्लूइड टर्म को। तो एक तरीके से क्लीन 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 सब्सटेंस या फिर जेली लाइक, या क्या बोलोगे इसको, हाँ ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस जो सपोर्ट करता है, एक तरह से मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट टू रेटिना, सपोर्ट टू रेटिना, ताकि रेटिना कहीं से भी हमारा कहीं श्रिंक ना पड़े। नाउ रेटिना के अंदर नर्व सेल्स होते हैं। अब ये सारे के सारे नर्व सेल क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, और इंफॉर्मेशन गेन करने के बाद ये सारे एक जगह मर्ज होते हैं, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ये एक तरह से वो पॉइंट है जहां से जो ऑप्टिकल नर्व है, ऑप्टिकल नर्व पास फ्रॉम रेटिना टू माइंड, रेटिना से माइंड की तरफ जाने, मतलब इतना ही कर लो, पास फ्रॉम रेटिना। यहां से ही हमारे ऑप्टिकल नर्व जो है सारे के सारे बाहर जा रहे हैं इंफॉर्मेशन लेकर। और क्योंकि ये ऑप्टिकल नर्व है, ऑप्टिकल डिस्क, यहां पे किसी भी तरीके का ये वाले सेल्स नहीं होते हैं, दैट इज द रीजन ये हमें देखने में मदद नहीं करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। आंखों का क्या होता है? ये ब्लाइंड स्पॉट होता है। क्लियर? ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया ना। थोड़ा सा बाहर आते हैं। इस पूरे आई को एक आउटर प्रोटेक्शन भी चाहिए रहता है, जो कि दिया जाता है आउटर प्रोटेक्शन बाई, एक तरह से आउटर प्रोटेक्शन आईज को वो होता है किसके द्वारा? स्क्लेरा के द्वारा। स्क्लेरा क्या करता है? गिव्स प्रोटेक्शन टू आईबॉल, और इसके शेप को भी मेंटेन करता है, एंड आल्सो मेंटेन इट्स शेप, मेंटेन इट्स शेप, इसके शेप को भी मेंटेन करता है। ये भी करता है विट्रियस फ्लूइड भी एक तरह से इसके शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अब देखो आई का फ्रंट वाला पोर्शन हम लोग देखते हैं, तो कहां बनाए आई? यहां बना देते हैं, इतना गंदा मेरा ड्राइंग है ना। अब स्क्लेरा जो है हर जगह प्रोटेक्ट नहीं करता है, ये बीच में का पोर्शन
इसके चारों तरफ जो व्हाइट वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं स्क्लेरा, व्हाइट पोर्शन। ठीक है, तो बीच में क्या है, बीच वाला कैसे प्रोटेक्ट होता है उसको समझते हैं। हमने साइड साइड तो पूरा प्रोटेक्ट कर दिया, स्क्लेरा व्हाइट पोर्शन। अब इसके ऊपर जो है यहां पर होते हैं, कह सकते हो ये होते हैं आपके बस समझने के लिए बना रहे हैं, थोड़े बहुत गलत भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बस समझना है। ओके, और इसके आउटर होता है आपका कॉर्निया। तो सबसे पहले समझते हैं, ये जो ब्लैक कलर का लाइन जैसा दिखता है इसको बोलते हैं आइरिस। नाउ आइरिस यहां पे डील करते हैं। आइरिस जो होता है आंखों का, आइरिस का मतलब होता है रेनबो, मींस कलरफुल। यही वो चीज होता है जो डिफरेंट कलर ऑफ आइज बनाता है ना, ब्लू आइज, हिप्नोटाइज, लाइक किसी का ब्राउन आइज है, किसी का ब्लैक आइज है, तो ये इसी से डिफाइन होता है। इसी आइरिस, ये जो देख रहे हैं ना, इसी आइरिस के अंदर एक पोर्शन होता है प्यूपिल। ये कंट्रोल करता है लाइट फ्लो को। लाइट का फ्लो कितना जाएगा ये कंट्रोल करता है प्यूपिल के द्वारा। तो जो ये बीच का ब्लैक स्पॉट है ना पूरा, यही प्यूपिल है ना। इससे क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए हमें नाइट वाले टाइम पे जहां पे अंधेरा है वहां पे हमें ज्यादा लाइट की जरूरत होता है, तो प्यूपिल हमारा क्या हो जाता है, लार्ज प्यूपिल, है ना, ज्यादा से ज्यादा वो लाइट को अलाउ करे एंटर करने के लिए। और अगर कोई दिन का टाइम है तो आपका प्यूपिल वो छोटा हो जाता है। एंड दीज आर द डेलिकेट, बहुत ही नाजुक सब्सटेंस, बहुत ही नाजुक पार्ट है आई के। तो इसके ऊपर एक होता है जिसको बोला जाता है कॉर्निया। तो ये मेजर प्रोटेक्शन फ्रंट पोर्शन में दिखाता है कॉर्निया। कॉर्निया का मतलब होता है आप कह सकते हो हॉर्न शेप। तो ये इस तरह से होता है, उभरा हुआ पार्ट होता है कॉर्निया, हार्ड होता है, हार्ड सरफेस होता है, क्लीन होता है। क्लीन के कारण यहां से यही वो पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है। मतलब समझो आप, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन, देखो थ्रू आउट द आइज रिफ्रैक्शन हो जाता है, ज्यादा रिफ्रैक्शन यहां पे हो जाता है, उसके बाद फिर अपना लेंस पे होता है। तो ये आपका लेंस है, ये कॉर्निया। अब कॉर्निया ऐसे रहेगा नहीं, इसके अंदर भी क्या रहता है, जेली सब्सटेंस। तो इसको बोला जाता है एक्वस ह्यूमर। इसके अंदर वो एक्वस का मतलब वाटर सब्सटेंस रहता है, जो एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करता है। जो भी कोई शॉक अगर पड़ा तो वाटर उस शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, तो ये आपके आई के बारे में है। कुछ अगर एक्स्ट्रा बता दिया है तो भी, कुछ अगर कम बताया है तो भी आप उसको मैनेज कर लेना, आप अपने बुक में देख लेना। याद रखना, अगर कुछ मिस्टेक कर दिया तो आपको ये करेक्ट करना है। ठीक, और अच्छा यहीं पे बता रहा हूं तो एक और चीज बता, यही लेंस ऐसा है कि लेंस को जब सफिशियंट, आप कह सकते हो कि लेंस को जब सफिशियंट प्रोटीन नहीं मिलता है तो ये क्लाउडी हो जाता है, व्हाइट कलर का क्लाउडी हो जाता है। इसी को कैटरैक्ट बोलते हैं, व्हाइट कलर का हो जाता है, क्लाउडी सब्सटेंस। और ये क्यों होता है, जब इसको सफिशियंट प्रोटीन ना मिले, है ना, क्योंकि सारे के सारे एक तरह के सेल्स ही हैं, इन सेल्स को क्या चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए ना। तो जब प्रोटीन का डिसबैलेंस होता है तो व्हाइट ही हो जाता है। इसी को कैटरैक्ट वाली बीमारी कहते हैं, हिंदी में शायद मोतियाबिंद कहते हैं ना। वैसे तो हिंदी, बट कभी कभी क्या होता है हम लोग एक शब्द ज्यादा इंग्लिश का यूज करते हैं तो हिंदी वाला चीज थोड़ा हट जाता है। जैसे रेटिना है, रेटिना को प्रोटीन कौन देने का काम करता है, ये खाना वाना प्रोवाइड करने का काम करता है। भाई तू काम अपना कर, चिंता मत कर, मैं हूं, है ना। कोन सेल्स वगैरह ये लोग भी हेल्प करते हैं, ये सारी चीजें। आई होप कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हमें जानना था वो हमने आईज में इसके बारे में समझ लिया। कहीं कुछ अगर गड़बड़ हो गया होगा तो प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। नाउ पावर ऑफ एकोमोडेशन को समझ लेते हैं। पावर ऑफ एकोमोडेशन, सी
वैसे हम लोग आई बॉल के बारे में बात की तो एक चीज ये भी याद रखना इंफॉर्मेशन में, आई बॉल का साइज लगभग 2.3 सेंटीमीटर डाया होता है ना। कैटरेक्ट के बारे में काफी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया, कैटरेक्ट के बारे में बात किया तो उसका सॉल्यूशन जो है सर्जरी वगैरह करके उस क्लाउडी पोर्शन को निकाल देते हैं उस लेंस को, और एक आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं, तो बहुत सारी चीजें होता है। खैर इस पॉइंट को हम लोग आगे समझते हैं, और ये हमें अच्छे से पता भी है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब अगर हमें डिस्टेंट और नियर ऑब्जेक्ट को देखना रहता है तो इसके लिए हमारा फोकल लेंथ एडजस्ट होता है। इसी की एबिलिटी को एडजस्टमेंट एबिलिटी यही हमारा क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। बट एक प्रॉब्लम, सी अगर मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है नियर का, ठीक है, एक इसका भी मींस लिमिटेशन है, इसका एक सर्टेन लिमिटेशन है, इट हैज लिमिटेशन। मींस अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से नजदीक लेके आए, ऐसा एवरेज माना जाता है, मींस ऑब्जेक्ट नियर वेरी नियर, ऐसे कर लो, वेरी नियर, जो कि माना जाता है कि लेस देन 25 सेंटीमीटर। अगर इससे नजदीक लेके आते हैं तो हमारा विजन क्या हो जाता है, ब्लर्ड विजन हो जाता है, ब्लर्ड विजन। तो ऐसा कुछ एब्सोल्यूट नहीं है हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन कि आप कुछ भी चीजें देख सकते हो, एक सर्टेन डिस्टेंस से फिर हमारा विजन ब्लर्ड होने लगता है। तो और अगर वहीं हम लोग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की बात बोले तो हम लोग सन तक को देख लेते हैं। तो अगर हम लोग विजन रेंज की बात करें, ह्यूमन विजन रेंज, तो ये होता है आपके 25 सेंटीमीटर से, नॉर्मल की बात करें 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट, ठीक। बाकी पावर ऑफ एकोमोडेशन को आप जब डिटेल में समझा रहे हो तो फिर आप ये सब बातें भी आप लिखोगे, कैसे लाइट जो है फोकल लेंथ को चेंज करती है ना, कोई यहां से आया तो फिर फोकल लेंथ में बदलाव आया, इसी का एडजस्टमेंट जो है। तो मेन चीज कंसेप्ट को समझना रहता है, वो आपने समझ ही लिया, पावर ऑफ एकोमोडेशन किसी भी आइस का, है ना। ओके, तो अब हम लोग पढ़ते हैं एक लास्ट टॉपिक डिजीज के बारे में। वैसे तो उसको भी समझ रखा है, बट एक शॉर्ट डिस्कशन ऐसे ही खत्म करते हैं इसको। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन और इसका करेक्शन कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो 3 मेजर डिफेक्ट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 3 मेजर डिफेक्ट्स कौन कौन से? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड तीसरा आपका प्रेसबायोपिया। नाउ अब इसमें होता क्या है, सी हमने आई रेंज विजन का अपना रेंज देख लिया, हमें विजन रेंज हमारा कितना है, विजन रेंज 25 से लेकर 25 सेंटीमीटर टू इनफाइनाइट। नाउ मायोपिया के केस में होता क्या है, मायोपिया के केस में कांट सी इनफाइनाइट, मींस इनका जो रेंज होता है, विजन रेंज इनका क्या हो जाता है, विजन रेंज जो है 25 सेंटीमीटर तो से लेकर कुछ एक फाइनाइट लेंथ तक, फाइनाइट वैल्यू तक, नॉट इनफाइनाइट। सी देखो, ये हमारा मान लीजिए लेंस है, ठीक, ये रेटिना। तो मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है तो इसका जो भी पड़ रहा है, ठीक है, ये रेटिना के ऊपर जाके बन जाता है इसका फोकस, ठीक है। लेकिन अगर कोई इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, इनफाइनाइट, तो वहां से जो रेज आती है वो आती है पैरेलल, और ये जो है मर्ज करती है बिफोर रेटिना।
रेटिना से पहले मर्ज कर रही। अब ये हो कैसे सकता है? आप कॉज इसका सोचो। कॉज या तो मर्ज कर रही है, यानी कि फोकल लेंथ जो है हमारा छोटा हो रहा है, तो फोकल लेंथ छोटा होने का मतलब ये है कि बहुत ही ज्यादा बेंड हो रहा है। मोर बेंडिंग तभी पॉसिबल है, मोर बेंडिंग तभी पॉसिबल है जब कर्वेचर इसका ज्यादा हो, लेंस का कर्वेचर ज्यादा हो, लेंस हमारा ज्यादा कर्व बना रहा हो। दूसरा, या तो आपका जो आई है, आई बॉल, वो एक्सपैंड कर गया हो, यानी कि रेटिना दूर चला गया हो, या तो एक्सपैंड कर गया हो आई बॉल, जिसके कारण जो है रेटिना रेटिना फार अवे, थोड़ा दूर चला गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? किसी भी कार से अगर हो गया तो हो गया, चलो ठीक है, पर इसका करेक्शन क्या है? हम लोग चाहते हैं ना कि ये थोड़ा सा आगे जाके बने, अगर आगे जाके बनेगा तो काम बन जाएगा। हमें इसके कर्वेचर को कम करना है, तो कर्वेचर को कम करना ये भी नहीं पॉसिबल है। तो हमने क्या किया, आगे जो है इसके एक वो लगा दिया लेंस। कैसा लेंस लगाएंगे? हम चाहते हैं कि हमारा लाइट थोड़ा सा ऊपर अगर जाएगा, तो अगर मान लीजिए अभी तक लाइट यहाँ पे पड़ रहा है, मैं चाह रहा हूँ लाइट मेरा यहाँ पे पड़े, तो कर्व अगर करेगा भी, कर्वेचर करेगा भी, तो जाके वहां पे कम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक आगे कॉनकेव लेंस लगा दिया। लो कैसा? कॉनकेव लेंस। अच्छा, एक बात तो क्लियर हो गया कि मायोपिया में जो दूर की चीजें हैं, यानी कि नियर ऑब्जेक्ट, नियर ओके, फार या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट नॉट ओके, इसी को हमें सही करना। तो हमने क्या किया, कॉनकेव लेंस लगाया। अब कॉनकेव लेंस का मतलब क्या है? इसका फोकल पॉइंट क्या बनता है? अगर आप देखोगे तो निगेटिव बनता है। यहां से जो भी रेज आ रहा है, रेज थोड़ा सा आउटसाइड में डिफ्लेक्ट होगा। अब यहां से पड़ने वाली रेज जो है फिर जाके करेक्शन। तो ये कई बार आप चेक कराओगे, प्रॉपर वे से करेक्ट करके फिर आपको लेंस लगा दिया जाएगा। कौन सा लेंस लग रहा है? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का मतलब इसके जो पावर होंगे वो कैसे होंगे? पावर जो होंगे निगेटिव होंगे, क्योंकि इसका जो फोकल लेंथ फॉर्म होता है कहां बनता है? लेंस के पहले, है ना, वर्चुअल लेंस का पहले। ठीक है, यहां तक समझ में आएगा? इसका करेक्शन समझ में आ गया, इसका रेंज समझ में आ गया। अब इसका जस्ट अपोजिट ये है आपका हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया के केस में जो है इनका जो आई विजन रेंज होता है, विजन रेंज जो है वो होता है मोर देन 25 सेंटीमीटर से दूर हटके इनफाइनाइट तक है, यानी कि दूर की चीजों को, मींस डिस्टेंट विजन ओके, नियर विजन नॉट ओके। अब ये हो कैसे रहा है? बेसिकली जो आई के अंदर लेंस है, जो आई के अंदर लेंस है, उसमें जो फोकस बन रहा है वो रेटिना के पीछे, यानी फोकस ऑफ लाइट बिहाइंड रेटिना। अब ये हो क्यों सकता है? एक तो ये कि आपका रेटिना ही छोटा हो जाए, एक तो कॉज में भी, कॉज क्या हो सकता है? कॉज रेटिना कॉन्ट्रैक्ट, किसी कारणवश रेटिना जो है छोटा हो गया, या फिर आपका जो लेंस है वो थिन हो गया है, लेंस जो है थिन हो गया है, पतला हो गया है, जिसके कारण ये लाइट उतना बेंड नहीं कर रहा है जितना इसको करना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो इसको सही करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक लेंस चाहिए। कौन सा लेंस? क्योंकि मुझे बेंड ज्यादा कराना है, तो मैंने एक और कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, कॉन्वेक्स लेंस। तो यहां पे थोड़ा सा बेंड इसने कर दिया, लाइट जो लाइट आया थोड़ा सा इसने बेंड कर दिया, और फर्दर इसके द्वारा बेंड हो गया, और हमारा काम बन गया। अब क्योंकि ये फॉर्म करता है पॉजिटिव फोकल लेंथ, हमने साइन कन्वेंशन से पढ़ा हुआ है, तो कॉन्वेक्स लेंस से हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव लेंस। अगर आप पूछोगे, वो कोई बोलेगा कि मेरा आई साइट में जो
जो ग्लास लगा हुआ है वो है +1 का। +1 का मतलब आप समझ लोगे कि उसको हाइपरमेट्रोपिया का इश्यू है, यानी कि वो जो नजदीक की चीजें हैं उसको देखने में वो असमर्थ है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब तीसरा आता है ओल्ड एज के कारण। ये है +22 का मतलब होता है वैसे ओल्ड, तो ये ओल्ड एज इश्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ओल्ड एज में होता क्या है, ओल्ड एज में जो आपका लेंस होता है, लेंस बिकम रिजिड, लेंस बिकम रिजिड। अब ये इसका पावर ऑफ एकोमोडेशन ही डिस्टर्ब हो रखा है, तो कहीं ना कहीं जो है पूरा का पूरा विजन को भी डिस्टर्ब करता है। तो इस केस में दो तरीके का, एक तो ओल्ड एज का तो प्रॉब्लम है, तो इसके केस में दो तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। कभी देखने को मिलता है कि जो आपका विजन डिस्टर्ब हुआ है साथ में मायोपिया भी दिख रहा है, मायोपिया भी देखने को मिल रहा है ना, यानी कि जो ओल्ड एज के कारण आई साइट वीक हुआ है उसके अलावा दूर की चीजों को वैसे ही नहीं देख पा रहे, और साथ में कभी कभी इस तरह का भी प्रॉब्लम दिखता है, प्लस मायोपिया प्लस हाइपर मेट्रोपिया। तो इनको दो तरह के लेंस यूज करना पड़ता है, 2 टाइप्स ऑफ लेंस यूज करना पड़ता है। ठीक है, करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, टू टाइप्स का मतलब एक ही लेंस में दोनों तरह के जो है लेंस इंक्लूड रहते हैं। 2 फॉर्म ऑफ लेंस यूज्ड इन सिंगल ग्लास। तो जो दूर का देखना है ना, तो जो दूर का देखना है, जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्लास हो गया, अगेन बकवास डायग्राम बनाता हूं मैं, ठीक है ना। दूर का देखोगे आप ऊपर वाले पोर्शन से, तो दूर वाले के लिए क्या चाहिए हमें कि जिससे हमें दूर का विजन क्लियर हो, तो ये हमारा हो जाता है ऊपर का, ऊपर हमारा होता है कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस होगा यानी कि निगेटिव पावर, है ना, कॉनकेव लेंस। और जो नीचे वाला पोर्शन ये क्या करता है, फार साइड के लिए, दूर की चीजों को देखने के लिए। और ये वाला होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, जो कि पॉजिटिव पावर होगा, ये नियर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ठीक है, नियर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो ये था आपका डिफेक्ट्स इन विजन। और आज के टाइम में तो वैसे भी सर्जरी वर्जरी करके जो है इन सब चीजों का भी सॉल्यूशन हो रखा है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम लोग प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखें तो ऐसा माना जाता है कि मोर देन 35 मिलियन लोग, मोर देन दुनिया में, मतलब ये एक तरीके से हमें अवेयर होना चाहिए कि 35 मिलियन से भी ज्यादा लोग जो है आई रिलेटेड इश्यूज, ब्लाइंडनेस वगैरह को फेस कर रहे हैं, जिसमें से 60%, मोर देन 35 मिलियन में से, जिसमें से 60% जो है, 60% क्या है, चिल्ड्रन है, बच्चे हैं। एंड रोल ऑफ विजन आप समझ सकते हो, हम अगर चीजों को देख नहीं पाएंगे तो फिर कलरफुल वर्ल्ड के बारे में कैसे समझ पाएंगे। तो बहुत ही ज्यादा विजन इंपॉर्टेंट, दैट इज द रीजन हमें इस चीज के बारे में भी अवेयर होना चाहिए कि जब लोग डेथ करते हैं तो आई को डोनेट करने का कंसेप्ट है ना। जैसे कोई भी पर्सन अगर डेथ किया तो लगभग शुरू के 4 से 6 घंटे के अंदर आई डोनेट किया जा सकता है। बस हॉस्पिटल से कंसल्ट करना है, हॉस्पिटल के मेंबर आएंगे, कोई भी, या तो हॉस्पिटल आप दे जा सकते हो, और इजी वे से जो है आई के जो भी उनके रिक्वायर्ड पोर्शन है उनको निकाल लेते हैं। 15 से 20 मिनट का जो भी एक्टिविटी रहता है, 15 to 20 मिनट्स, और किसी भी तरीके से बॉडी जो है डैमेज भी नहीं होता है, सिंपल बॉडी मेंटेन रहता है वैसे ही। बस आई को जो है रिक्वायर्ड पोर्शन को निकाल लेते हैं। जो भी जरूरत की चीजें रहती हैं, जहां पे रिक्वायरमेंट रहता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आई का जो पोर्शन है वो बेहतर है तो फिर वो डोनेट कर दिया जाता है, किसी को लगा दिया जाता है ताकि वो अपने लाइफ को बेहतर तरीके से जी ले। और जो मान लीजिए कोई डैमेज भी है तो वो रिसर्च पोर्शन में चला जाता है। तो सारे आईज को डोनेट मतलब करना चाहिए, लोगों को अवेयर होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम लोग किस तरीके के आईज को डोनेट नहीं कर सकते। जो कम्युनिकेबल डिजीज को फेस करते हैं, जैसे कोई एड्स का बीमारी कैरी कर रहा है, कोई हेपेटाइटिस, टेटनस, रेबीज, इस तरीके के बीमारियों को कैरी करने वाले जो है वो अलाउ नहीं है। अदरवाइज बाकी सभी जो है आइस को डोनेट करना चाहिए। मींस पीपल हैव टू बी अवेयर अबाउट दिस। ठीक है, तो ये था हम लोगों का आज का डिस्कशन।
काफी बातें डिस्कस किया। कहीं कुछ मिस्टेक हुआ, यू जस्ट हैव टू मेंशन दोज मिस्टेक्स इन कमेंट बॉक्स, और विद करेक्शन आपको करेक्ट भी करना है, और अगर जो चीज करेक्शन आप नहीं कर सकते हो वो मैं करेक्ट करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।